हाँ, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं। ओके, तो आई विल ट्राई कि हम बीच में सोशल साइंस भी चलाएं, जैसे 13 तारीख को हिंदी की क्लास हो जाएगी, फिर उसके बाद 14 को हमने एक हिंदी की क्लास कर ली, एक हमने सोशल साइंस की क्लास कर ली, फिर हम 15 तारीख को फिर चलाएंगे हिंदी की क्लास, फिर हम 16 तारीख को चलाएंगे, फिर 17 तारीख को हिंदी, ऐसे करके चला लेंगे, है ना? बढ़िया रहेगा ना? ऐसे क्या होगा कि जो हिंदी में देखो सोशल साइंस की तुम टेंशन मत लो, तुम केवल जितना पढ़ा दिया ना, बस उतना तुम पढ़ के जाना और जितना पढ़ा दूंगा उतना तुम पढ़ के चले जाना। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए बच्चों? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, और जितना भी पढ़ाऊंगा एकदम सॉलिड ही पढ़ा के जाऊंगा। चलो, जरा सा भी कहीं पर 1% आपको भटकना नहीं है। देखो, एक छोटा सा मेरे पास नोट लिखा हुआ है कि आय और दूसरे मापों में कौन सा जो है राज्य सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे है। तो देखो, शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करें तो हरियाणा में बहुत ज्यादा है, और अगर साक्षरता दर के बारे में बात करें तो सर 80 है, ठीक। और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो सर देखो हरियाणा की बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम केरल के बारे में बात करें बच्चों, तो केरल में अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। देखो क्यों कम है? क्योंकि वहां साक्षरता, जहां शिक्षा, लोग शिक्षित होंगे, वहां पे शिशु मृत्यु दर कम होगी, है ना? ये बात भी सर समझ में आ गई। जबकि केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में देखो शिशु मृत्यु दर कितनी ज्यादा है, देखो कितनी ज्यादा है शिशु मृत्यु दर। समझ गए? तो आई होप ये बात बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, अगला सवाल हमारे पास बनता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि केरल की शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, इसके लिए क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने बताया था कि केरल की शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भैया सवाल हमसे पूछ रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। ये हमसे पूछा है भैया, जल्दी बताओ कि इसके पीछे का क्या कारण है कि भैया शिशु मृत्यु दर बहुत कम क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से कह रहे हैं इसकी प्रति व्यक्ति आय उच्चतम है। भाई देखो, किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई बीमारी को कम नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी खत्म कर सकता है क्या? बोलो कि भैया किसी के पास बहुत पैसा हो, पैसा तो हरियाणा के पास भी बहुत है, पैसा तो हरियाणा के पास भी बहुत है, उसके पास भी, उसकी भी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे तो शिशु मृत्यु दर क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सर इसका मतलब सर पैसे से हम शिशु मृत्यु दर को कम नहीं कर सकते। केरल की सरकार बहुत योग्य है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जनरल रीजन नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हाँ केरल की सरकार तो बेस्ट है, बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार तो क्या यूपी की नहीं बेस्ट है, क्या बिहार की नहीं बेस्ट हो सकती है, क्या एमपी की बेस्ट नहीं है, सारी बेस्ट है। तो सर ये कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है बार बार। कह रहे हैं इसके प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण ये होगा कि वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, और वहां पे लोग बहुत शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के कारण उन्हें बीमारियों का ज्ञान हो जाता है, आसानी से हो जाता है। लोग शिक्षित होते हैं तो जैसे कोई आप लोग शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो आप लोग आगे चल के बहुत अच्छा करोगे। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, आप गलत संस्कार लेंगे, आप एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे, है ना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, तो आप कभी भी कितना भी लाइफ में शिक्षित हो जाए उसका कोई भी मतलब नहीं होता। उसको बोलते हैं ईगो आ गया है आपके अंदर, है ना? समझ गए? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? तो किसी भी बच्चे के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे पास से पूछा जा रहा है बच्चों, हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है, यानी ऐसा क्या है कि जो सतत विकास का उद्देश्य है, यानी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का एक प्रकार का एम है कि भैया बराबर जो है विकास होना चाहिए। सतत विकास मतलब बराबर विकास होना चाहिए, ठीक। तो सर सतत विकास का उद्देश्य क्या है, यानी सीधे बोलो, सीधे बात करें तो सर क्या है उद्देश्य किसका विकास का? विकास का उद्देश्य क्या है? क्या है विकास का उद्देश्य? क्या विकास का उद्देश्य है कि प्रदूषण में कमी होनी चाहिए, देश में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से विकास तो हर जगह से हो। भाई अगर मैं बोलूं आप बहुत विकास कर रहे हो, इसका मतलब आप हर तरह से अच्छे हो रहे हो, आप पैसों से अच्छे हो गए, लेकिन आप परमानेंट बीमार रहते हो, तो इसको फिर हम नहीं बोल सकते कि आप विकास कर रहे हो। बोलो क्या समझ गए सारे बच्चे? बढ़िया से एकदम ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मस्त ना एकदम। चलो तो सर आगे चलते हैं, अगला हमारे पास सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का एक लक्ष्य है ना? अब बताओ, ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मान लो बच्चों इमेजिन करो आपका गांव है, अब गांव में क्या होते हैं? गांव में आपको मजदूर मिलेंगे, पढ़े लिखे भी लोग मिलेंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया मजदूर होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या सोचेंगे? हम वहां पे सोचेंगे कि भैया सभी को बराबर कार्य मिले, क्योंकि शहर में काम ढूंढना आसान होता है, लेकिन गांव में काम ढूंढना कठिन होता है बेटा। लेकिन जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, वो कर जाता है, वो बहुत अच्छा कर जाता है ना? चलो भैया आज मैं काला चश्मा लगा लेता हूँ, है ना बच्चों? अब सही लग रहा है। तो हमने क्या कहा कि निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र का विकास, आंखें बहुत दर्द हो रही थी इसीलिए लगाया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो क्या नियमित कार्य मिलना चाहिए बच्चों को? आप लोगों को, मतलब सॉरी, जो आप लोगों से बड़े भाई बहन है या आपके पिताजी हैं, सबको क्या है? बराबर कार्य मिलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उपज की कीमत, अब पता चला गेहूं या धान या फसल जो उन्होंने पैदा करी है, जो फसल पैदा करी है, तो फसल की उनको कीमत ही नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब है कि फसल की कीमत भी मिलनी चाहिए, यानी कि जो भी उपज करी है उन्होंने, उसको उनकी कीमत भी मिलनी चाहिए। पर सर साथ साथ में बेहतर मजदूरी भी मिलनी चाहिए। अब पता चला मजदूरी ही नहीं मिल रही है मजदूरों को, है ना? मजदूरी ही नहीं मिल रही है तो क्या होगा? तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक, तो सर हम बात अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक गांव है तो उसके विकास के लक्ष्य के सारे होंगे, सारे के सारे क्या है लक्ष्य? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके गांव में प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी क्या सोचेंगे कि भैया जितने भी गांव के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बराबर काम मिले, उनको जो फसल हो रही है उसका बढ़िया सा उसको पैसा मिले, बराबर मजदूरी मिले टाइम से, यही उसके लक्ष्य होते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमसे करें प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब सुनो, आप लोग आंसर करिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं प्रति व्यक्ति आय का। यहां लिख दूं? तो चलो, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, और किसी भी देश, अब ये सवाल मान लो बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि कोई भी देश की राष्ट्रीय आय और किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय को क्यों पैमाना नहीं माना गया है, प्रति व्यक्ति आय को क्यों माना गया है? भाई बड़ा सवाल है ना, तो मैं इसको समझाऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमने क्या बना दिया कि किसी भी देश के विकास में जो राष्ट्रीय आय होती है उसको पैमाना नहीं माना गया, बल्कि प्रति व्यक्ति आय को क्यों माना गया? ये बड़ा सवाल है ना कि भैया प्रति व्यक्ति आय को क्यों माना गया, राष्ट्रीय आय को क्यों नहीं माना गया? अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय होता है जो देश होता है, राज्य होता है, उसकी जो कुल आय होती है, यानी जो भी कुल आय होती है। अब ये कुल आय कहां से होती है? किसी भी देश की जितने भी क्षेत्रक होते हैं, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक हो, चाहे द्वितीयक क्षेत्रक हो, चाहे तृतीयक क्षेत्रक हो, उनसे जो भी आय होगी और जितनी भी देश की जनसंख्या होगी या जितनी भी हमारे किसी राज्य की जनसंख्या होगी, हम उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना? सर वीटो पावर क्या होता है? इंडिया को वीटो क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपसे अप्रैल से पढ़ रहा हूं, प्लीज मेरा नाम ले लो। क्या नाम है भाई इनका? आपका जयदीप। देखो जयदीप, मैंने जब पिछली क्लास की थी ना, तो वहां पे हमने आपको वीटो का अर्थ भी बताया था कि वीटो क्या होता है ना? अभी मैं सवाल की बात बताऊंगा आपको, तब पहले आगे बढ़ जाता हूं ना।
दिक्कत होगी ना, आप समझिए। तो सर इसके बाद जस्ट बताता हूँ, तो ये हो गया कुल आय, और कुल क्या हो गई जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ठीक, तो सर ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी भी देश की या किसी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, समझ गए? तो इस फॉर्मूले को सारे बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। तो सर हमें पूछा जा रहा है कि भैया प्रति व्यक्ति आय को हम और किस नाम से जानते हैं? तो सर क्या हम इसको राष्ट्रीय आय से जानते हैं? नहीं। क्या हम इसको व्यक्तिगत आय से जानते हैं? नहीं। क्या हम इसको जानते हैं कैसे? औसत आय से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। अब प्लीज मेरी बात को समझना, किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय को इसलिए पैमाना नहीं माना गया, क्योंकि राष्ट्रीय आय में ऐसा होता है कि भैया मान लो कि देश की कितनी आय हुई है, अब वो अलग-अलग क्षेत्र से हुई है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में क्या है कि मान लो आपका घर है और आपके घर की मैं प्रति व्यक्ति आय निकालने जा रहा हूँ। ये आपके पापा हैं, ठीक? आपके पापा महीने में कितना कमाते हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि पापा महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं। फिर उसके बाद आपकी मम्मी क्या है? आपकी मम्मी गृहिणी है, लेकिन फिर भी बाकी कामों से करके वो महीने का कम से कम 5,000 रुपए कमा लेती हैं। ठीक? 5,000 रुपए कमा लेती हैं। और आप अपने घर में हो, आप कितने पैसे कमाते हो? आप मान लीजिए कमाते हैं 0 रुपया। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 15,000। और हमारे घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। क्योंकि मैं आप भले 0 कमा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर खर्च भी तो हो रहा है ना टोटल। तो सर ये हमारे पास 3 से डिवाइड कर दो, यानी इसके घर की प्रति व्यक्ति आय हो गई 5,000 रुपए। तो ऐसे ही देश की भी आय निकाली जाती है कि जितनी भी कुल आय होती है उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया एकदम, सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलेंगे बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पे साक्षरता दर बहुत ज्यादा है? बताइए फटाफट से, कौन सा ऐसा राज्य है? क्या पंजाब में? नहीं भैया। क्या तमिलनाडु? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में तो सबका नेतागिरी करना है। अप्रैल में सेशन शुरू होता है, अप्रैल से लेकर के जब तक बोर्ड की स्कीम नहीं आ जाती तब तक जिंदाबाद जिंदाबाद, पावर ऑफ, ये ऑफ। आज नेताजी से मुलाकात हुई, बगल में नेताजी दे रहे हैं कि लो चाबी ले लो, गाड़ी लेके आओ, साफ करके धुल के बाहर। अब नेताजी चाबी दे रहे हैं तो ऐसा सो रहा है कि नेताजी ने गिफ्ट कर दी है। आज नेताजी ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। बस उत्तर प्रदेश में तो यही चलता है भैया। ठीक है, तो सर हमने क्या कहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर? यूपी में तो साक्षरता दर कभी इतनी हो ही नहीं सकती, मैं लिख के दे रहा हूं, आने वाले 500 सालों तक नहीं हो सकता। ठीक, तो सर साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां है? केरल में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरल में ही मिलेंगे, उत्तर प्रदेश तो कदापि नहीं हो सकता। बोलो क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से चलो मैं आगे। चलो भाई अगला देखो, कह रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी इंडेक्स। तो हमारे पास क्या आता है कि मानव विकास रिपोर्ट यानी कि सर एचडीआई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, है ना? तो क्या होता है कि अब पहले समझ लो कि मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है। समझिएगा ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है, प्लीज थोड़ा अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज द मानव विकास रिपोर्ट। ठीक, मुझे देखना पड़ेगा कि जगह कहां पे खाली है, ये खाली है। ठीक, मानव विकास रिपोर्ट। तो बच्चों गौर से समझना, मानव विकास रिपोर्ट अब ये क्या होती है? ये क्या करती है? कुछ आंकड़े जो है वो जारी करती है। मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है? कुछ आंकड़े जारी करती है। उन आंकड़ों में 3 चीजों की बात करती है। एक बात करती है उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस देश में शिक्षा व्यवस्था की हिसाब से जो है रिपोर्ट जारी करती है, उस देश में स्वास्थ्य स्थिति कैसी है उसके बारे में उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी करती है। यानी 3 पैमानों को लेकर के क्या करती है? एक रिपोर्ट जारी करती है। और उस पैमाने में जो सबसे ऊपर होता है उसको माना जाता है कि ये देश जो है सबसे ज्यादा क्या है? विकसित हो चुका है। यहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं है बच्चों को, या जो जनरेशन है वहां को कोई भी समस्या नहीं है। तो सर मानव विकास रिपोर्ट 3 पैमाने पर आधारित है। और सर भारत का जो स्थान रहा है 2022 में अगर बात करें तो सर 125वां नहीं भाई, क्या 124वां नहीं, क्या 130वां? बिल्कुल भी नहीं। भारत के स्थान था सर 132वां। तो भारत जो है वो कितने नंबर पे था? भारत 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 ये रहा हमारे पास भारत। भैया ये हमारे पास 21-22 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार 132वां स्थान था भारत का। इसके बाद अभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, तो यही सवाल तुमसे पूछा जाएगा। हाँ, दूसरी बात बता देता हूं कि इसके पहले जब ये रिपोर्ट 2017 में जारी हुई थी तो हुआ क्या था? 2017 में जब ये जारी हुई तो उस समय पर भारत का स्थान 132 नहीं था बल्कि 129वां स्थान था भारत का। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि भारत का स्थान जो नीचे खिसक गया। तो सर भारत का स्थान हो गया 132। जबकि अगर बात करें बच्चों श्रीलंका, श्रीलंका देखो सबसे ऊपर है। और ये जितने भी आपको देश यहाँ दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे कैसे? एशिया महाद्वीप में है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में एशिया महाद्वीप वाले ही देश पूछे जाएंगे, बाकी नहीं पूछे जाएंगे। अब मान लो ऐसा सवाल बन गया कि भैया बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे मानव विकास रिपोर्ट सबके हिसाब से बेस्ट कौन है? तो उसमें ऑप्शन में जानते हो क्या देंगे? अपना श्रीलंका देंगे, बांग्लादेश देंगे, भारत दे देंगे बच्चों, और साथ ही साथ में आपका पाकिस्तान दे देंगे। और तुम गलती से पाकिस्तान न लगा देना, सबसे घटिया व्यवस्था तो यही पे है। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा श्रीलंका है और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश। अच्छा अब आप मुझे बताओ सर कि आखिर श्रीलंका ऊपर क्यों है? मैं बताता हूँ श्रीलंका ऊपर क्यों है। क्योंकि बेटा वहां जनसंख्या कम है, और जिस देश की जनसंख्या कम होगी वहां पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ ही जाएगी। फिर आप दिमाग लगाओ ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। इसलिए ये विकास रिपोर्ट जो है ना उसमें अगर बात करें तो सर श्रीलंका क्या है? सबसे ऊपर है। बोलो मतलब एशिया के अंदर बात करें तो सर करेक्ट आंसर हमारे पास हो चुका है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा भैया? असंगठित क्षेत्र के। और जितने हमारे एमसीक्यू सारे हो जाएंगे फिर हम सारे सब्जेक्टिव करा देंगे। और बेटा एक बात बता देता हूं, आप इसको फाइनल मान करके कॉपी पे लिख लीजिए। और मैं कहता हूं जब तुम 20 तारीख को पेपर देने जाओगे तो तुम्हें यहीं से सारे सवाल मिलेंगे। एक एक सवाल तुमको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो सवाल करा रहा हूं जो पिछले 4 से 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको जरा सा भी घबराना नहीं है बच्चों। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम। आगे चलूं क्या? बेटा हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा बाबू। देखो क्या करें, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है? अगर बच्चों बात करें हमारे पास कि क्षेत्र, तो सर हमारे पास 2 प्रकार के क्षेत्र हमको पढ़ने। पहले एक पढ़ना है मुझे संगठित और एक पढ़ना है बच्चों हमें कैसा पढ़ना है? असंगठित। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लो। एक संगठित हो गया और एक हो गया हमारे पास असंगठित। बच्चों 2 प्रकार के पहले हमें क्षेत्रक पढ़ने। बच्चों संगठित क्षेत्रक में आते हैं हमारे वे लोग यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे। जो लोग कैसे होंगे? जिनका कार्य करने की जो सीमा होगी वो एकदम फिक्स होगी। यानी ऐसे लोग जो एक सैलरी के रूप में जो है काम करते हैं, तो सर वो किसमें आएंगे? संगठित। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई भी हमारे पास एक मान लीजिए कि यह एक पुरुष है। ठीक, अब ये पुरुष क्या है कि इसके कार्य के घंटे जो है निश्चित है। कार्य के जो घंटे हैं वो क्या है? निश्चित है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी मान लीजिए बैंक में है। ठीक,
मेरे पिताजी बैंक में हैं, तो बैंक का कर्मचारी क्या होगा, सवेरे 10 बजे पहुंचेगा और शाम को 5 बजे जो होगा वो घर 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये तो इसमें किसमें आ गया, संगठित में आ गया। बोलो समझ गए इतनी बात को, ये किसमें आ गया, संगठित में आ गया। ठीक, जैसे कोई सैनिक, इसके भी काम करने के घंटे निश्चित होंगे, इसकी भी ड्यूटी फिक्स होगी, भैया मुझे 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक इस यहाँ पे पहरेदारी करनी है, या मुझे इस बॉर्डर के पास में रहना है। ठीक, या कोई पुलिस वाला है, उसके भी घंटे निश्चित है, समझ गए, उसके काम के घंटे निश्चित होंगे। यदि मान लीजिए कि वो 4 दिन की छुट्टी भी लेता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उसको छुट्टियां जो मिलती है उसका पैसा नहीं कटता है, जब एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे तभी कटेगा। यानी कि अब हम अगर कोई भी हम काम नहीं करना चाहते, 4 दिन की छुट्टी लेना चाहते तो हम ले लेंगे छुट्टी, हमें काम से कोई हटाएगा नहीं। ठीक, समझ गए। तो सर ये संगठित के क्षेत्र में आ गया। अब हम बात करते हैं रामलाल की, किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अपने रामलाल की। भैया मान लीजिए कौन है, भैया ये रामलाल है, ये कौन है, ये रामलाल है। अब ये रामलाल क्या कर रहा है, रामलाल खेतों में काम कर रहा है। कहां पे काम कर रहा है रामलाल, है ना, रामलाल नहीं थे, कौन से कक्का थे वो, लखन कक्का। अब मान लीजिए लखन कक्का है, ठीक है, ये मान लीजिए कि लखन कक्का है। अब लखन कक्का जो है वो खेतों में काम करते हैं। ठीक, तो इनके क्या कार्य के घंटे निश्चित है ना, भैया इनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है, इनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। कार्य के घंटे, प्लीज नोट करिएगा ये सब चीजें, कार्य के घंटे निश्चित नहीं है, इनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाएगा। ठीक, इनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। जैसे एग्जांपल में बात करें, सर मजदूर, सर मजदूरों के काम के घंटे भी निश्चित होते हैं। अच्छा, निश्चित होते हैं, लेकिन अगर मालिक ने कहा आप 2 घंटे ज्यादा काम करना है तो काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। यहाँ तो कोई रोकने वाला कोई नहीं है ना, समझ गए। तो सर इसके काम के घंटे निश्चित नहीं है। दूसरी चीज है, इसको कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अगर मजदूर 4 दिन काम करने के लिए ना जाए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको दिहाड़ी मिलेगी। जबकि अगर ये 4 दिन ना जाए तो इनको सरकार पैसा दे सकती है। अगर कहीं मान लीजिए कि इनकी किसी कारणवश इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सर मृत्यु के पश्चात इनके घर वाले कोई है तो उनको इनकी जगह जॉब मिल जाएगा, बल्कि इधर इधर तो घर ही उजड़ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। तो सर हम बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हमें ये चीजें। तो हमारा कृषि मजदूर जो होगा वो हमारा असंगठित में आएगा, जबकि बैंक मैनेजर, अधिकारी कोई है या कोई सैनिक है, सर ये हमारे संगठित के अंदर आएंगे। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें संगठित और असंगठित क्षेत्र क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से बताओ। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बढ़िया से एकदम, वाह क्या बात है। सर एसएसटी के सारे सब्जेक्ट एक साथ करा दो। बेटा तुम हो गधा एक नंबर, पता है क्या है, 22 चैप्टर एक साथ पढ़ोगे ना जब तुम, तुम्हारे को लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और तुम्हारा 22 चैप्टर मैं 4 घंटे में नहीं खत्म कर सकता। समझिए मेरी बात को, समझे ना। हमने 4 चैप्टर को पढ़ाने में लिए हैं 5 गुणे 4 यानी कि 20 घंटे। और आप सोचो कि अगर एक चैप्टर को तो मैंने एक चैप्टर 2-2 घंटे में पढ़ाया। भाई अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है आज हम आपको संपूर्ण एसएसटी पढ़ाने आ रहे हैं और हम उसमें केवल 2-3-4 घंटे में पूरी एसएसटी खत्म कर दें, नाइंसाफी है ना तुम्हारे साथ। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ गए। इसलिए अच्छे से पढ़ो, खत्म करने के चक्कर में मत पढ़ो। और याद रखो, ये वायरल, ये लीक, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाएगा। तुम्हारी जिंदगी जब पढ़ोगे तभी बनेगी तुम्हारी। बस जितना पढ़ा रहा हूं ना इसके बाहर नहीं आने वाला, बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, ये जो चीजें मैंने बोली है मुंह से वो यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखी गई है। ठीक, संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है। चलिए अब हमारे पास पूछा गया कि भैया द्वितीय क्षेत्रक, इसके बारे में पूछा गया है कि भैया द्वितीय क्षेत्रक। मेरी बात बहुत गौर से सुन लो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में यहां से सवाल ना मिले तब कहना 100% जो अब इस पेज पे लिखने जा रहा हूं 100% पक्का आपको यहां से एक प्रश्न मिलेगा। और कृपया अब इस बात को गौर से समझना जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूं बोर्ड के एग्जाम में, है ना, मतलब इस बोर्ड के ऊपर बहुत प्यार के साथ समझो। हमने क्या कहा बच्चे, हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए आता है हमारे पास क्षेत्रक। ठीक, तो भैया अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के हमको क्षेत्रक पढ़ने हैं। कौन कौन से बताते हैं सर। एक होता है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है हमारे पास कैसा, प्राथमिक क्षेत्रक। प्लीज थोड़ा गौर से समझो। एक होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक, यानी ये दूसरा है। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीय क्षेत्रक, और ये तृतीय क्षेत्रक होता है। 3 क्षेत्रक है हमारे पास बच्चों। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होता है ना सर, प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्रक। अब इसको क्यों हम लोग कृषि क्षेत्रक बोल रहे हैं बताऊंगा आपको। फिर दूसरे को बोलते हैं औद्योगिक, अभी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। और तीसरे को बोलते हैं हम लोग सेवा क्षेत्रक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं पहले आपको। मान लीजिए बच्चों, इमेजिन करो, मान लो आप कि एक बार सोच करके देखो कि एक ये कोई भी हमारे पास क्या है व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है लखन कक्का। ठीक, इनका नाम है लखन कक्का। अब ये लखन कक्का क्या करते हैं कि इस खेत में क्या करते हैं, इस खेत में फसल उगाते हैं। ठीक, यानी ये क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। बगल में इन्होंने एक तालाब बना रखा है ना, ये इन्होंने एक तालाब बना रखा है, ये इनका खेत है, तालाब में मछली पालते हैं और इसमें खेती करते हैं। खेती करने के बाद इन्होंने काम किया, खेती करने के बाद इन्होंने गेहूं पैदा किया। यानी हमने क्या देखा, खेती करने के बाद इन्होंने गेहूं की पैदावार कर लिया इन्होंने गेहूं की पैदावार। अब उस गेहूं को पैदावार हो गई, अब उसको लेके गए एक व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी को बेच दिया। और वे व्यापारी ने क्या कर दिया, वो उसने मिल में जाकर के दे दिया। यानी उस गेहूं का अब क्या बन गया, गेहूं में क्या बन गया, आटा, आटा बन गया। ठीक, गेहूं क्या बन गया, आटा बन गया। यानी गेहूं से क्या बना, आटा। तो सर गेहूं जो ये आया, ये किसमें है, ये आया कृषि क्षेत्रक में, यानी कि पहले क्षेत्रक में आ गया, समझे। और गेहूं का आटा बन गया सर, ये द्वितीयक में आ गया, यानी कि सर ये हम लोग बोलेंगे औद्योगिक में आ गया। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये औद्योगिक में आ गया। ठीक, अब मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा कि भैया देखो, अब लखन कक्का के पास पैसा तो था नहीं। अब लखन कक्का ने क्या किया, लखन कक्का ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बैंक चलते हैं, बैंक से पैसा ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक से पैसा ले लिया। किसने, लखन कक्का ने। लखन कक्का ने बैंक से कर्जा ले लिया कि भैया जब हम हमारी फसल बहुत अच्छे से बिक जाएगी ना, तो फिर हमारा जब अनाज बिकेगा तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। अब इन्होंने ऐसा काम किया, आटा मिल वाले के पास भी पैसा नहीं था, आटा मिल वाले ने भी क्या कर लिया, पैसा ले लिया। किससे ले लिया, बैंक से। अब ये बैंक किसमें आ गया, बैंक आ गया तृतीयक में, यानी कि बैंक इन दोनों को सेवा दे रहा है। तो सर ये हो गया सेवा क्षेत्रक। समझ में आ रही बात। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समझ में आया। जैसे मछली पालना, उसके बाद सर जैसे कृषि करना, दूध डेयरी खोलना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और सर दूध डेयरी खोलने के बाद उसकी मिठाई बनाना द्वितीयक में आएगा। गेहूं सर प्राथमिक में आएगा, उसका आटा बनाना द्वितीयक में आ जाएगा। और इनको जो सेवा दे रहा है वो तृतीयक वाला हो गया। अब एक सवाल ऐसा है जो तुम्हारी किताब में नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम 2024 का पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हारे से पूछ लिया जाएगा। और वो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ चतुर्थक क्षेत्रक क्या होता है। 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया है बेटा। कब पूछा गया है, चतुर्थक पूछा गया है। अब यहां पर हमारे बच्चे फंस जाते हैं।
कहते सर हमारी किताब में तो 3 ही लिखे। ये चतुर्थक कब आया? एनसीईआरटी ने अभी भी शायद इसको अपडेट नहीं किया है, मैंने रिसेंट वाली अभी वाली नहीं देखी है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या चतुर्थक क्षेत्रक तुमने पढ़ा? अगर तुमने नहीं पढ़ा तो बस तुम इतनी चीज जान लो, चतुर्थक क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक होगा जो कि क्या काम करेगा? टेक्नोलॉजी का काम करेगा। अब जैसे समझना, इन्होंने गेहूं की खेती करी, पर इनको चाहिए टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए भैया? हम बीज अगर बोएंगे तो उसके लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए भैया? हमें खेत के किनारे बाउंड्री करवानी है, उसमें मुझे लाइट लगानी है ताकि जानवर ना आए, मुझे करंट भी लगानी है उसके आसपास। या मान लीजिए कि इन्होंने आटा मिल बनाया, अब इनको क्या चाहिए? इनको कोई डिलीवरी करने वाला चाहिए जो कि आटा